नमस्कार। यह बीए पार्ट प्रथम की ऑनलाइन क्लास या यूट्यूब क्लास है। हम लोग बीए पार्ट फर्स्ट के प्रथम प्रश्न पत्र का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है राजनीति विज्ञान के मूल आधार। और जो अध्याय हमारा चल रहा है उसका नाम है राजनीति विज्ञान के अध्ययन का परंपरागत दृष्टिकोण। और इस अध्याय के अंतर्गत जो आज का हमारे व्याख्यान का टॉपिक है उसका नाम है राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण की विशेषताएं। चूंकि यह अध्याय राजनीति विज्ञान के अध्ययन के परंपरागत दृष्टिकोण का है, तो हम उन बातों को यहाँ देख लेते हैं कि राजनीति विज्ञान का जो परंपरागत दृष्टिकोण है उसकी क्या खास बातें हैं, उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन का जो परंपरागत दृष्टिकोण है उसकी पहली विशेषता है तर्क और कल्पना पर आधारित आदर्शात्मक अध्ययन। जो राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण है वह कैसा है? परंपरागत दृष्टिकोण किस मायने में? अध्ययन के मामले में। राजनीति विज्ञान के अध्ययन के दो दृष्टिकोण हैं, परंपरागत और आधुनिक। अभी हम परंपरागत दृष्टिकोण का अध्ययन कर रहे हैं। जो इसके अध्ययन का परंपरागत दृष्टिकोण है उसकी विशेषताएं यहाँ हम देखेंगे, उनका यहाँ हम अध्ययन करेंगे इस व्याख्यान के अंतर्गत। जो पहला है वह है तर्क और कल्पना पर आधारित आदर्शात्मक अध्ययन। जो राजनीति विज्ञान के अध्ययन का परंपरागत दृष्टिकोण है वह कैसा है? तर्क और कल्पना पर आधारित है। और वह कैसा है? आदर्शात्मक है। परंपरागत राजनीति विज्ञान तर्क और कल्पना पर आधारित आदर्शात्मक अध्ययन है। इसमें ऐसे आदर्श प्रस्तुत किए गए हैं जिनका राजनीतिक जीवन के यथार्थ यानी वास्तविक परिस्थितियों से कुछ भी लेना देना नहीं है। ठीक है, तो परंपरागत दृष्टिकोण कैसा है? तर्क और कल्पना पर आधारित है और यह आदर्शात्मक है, जो यथार्थ जीवन से परे है, जिनका यथार्थ जीवन की घटनाओं से या वास्तविक जीवन की घटनाओं से कुछ भी लेना देना नहीं है। परंपरागत राजनीति विज्ञान का प्रारंभ जो है प्लेटो से माना जाता है। प्लेटो जो है राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं। और जो प्लेटो की महान रचना है, आप लोगों को पता होना चाहिए, रिपब्लिक, उसमें एक आदर्श राज्य का जो चित्रण किया गया है वह तर्क और कल्पना पर आधारित है। जो प्लेटो ने अपनी पुस्तक है, महान रचना जो है रिपब्लिक, उसमें एक आदर्श राज्य का जो चित्रण किया है वह तर्क और कल्पना पर आधारित है। या हम इसे अन्य शब्दों में कहें तो तर्क और कल्पना की उन्मुक्त उड़ान कह सकते हैं। जो प्लेटो ने अपनी रचना रिपब्लिक में आदर्श राज्य का जो कॉन्सेप्ट या चित्रण किया है वह तर्क और कल्पना पर आधारित है, उसका वास्तविक या यथार्थ से कुछ भी संबंध नहीं है। इसी प्रकार हम बात करें, जो प्लेटो का दार्शनिक शासक है, संत ऑगस्टाइन का ईश्वरीय राज्य है, रूसो की सामान्य इच्छा है, कांट का नैतिक प्राणी, हीगल की विश्वात्मा और ग्रीन का शाश्वत चैतन्य। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो धारणाएं हैं, ये केवल एक आदर्श के रूप में हैं। आदर्श जिनका यथार्थ में कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन जिन्हें प्राप्त करने का एक संभावना इन लोगों ने व्यक्त की है कि प्लेटो एक दार्शनिक राजा की कल्पना को साकार करना चाहता है और उस दिशा में यह अग्रसर हुआ और अपने विचार उस तरीके से इसने प्रस्तुत किए। इसी प्रकार मध्यकाल में अगर आते हैं हम, तो संत ऑगस्टाइन का ईश्वरीय राज्य, रूसो की सामान्य इच्छा, कांट का नैतिक प्राणी, हीगल की विश्वात्मा और ग्रीन का शाश्वत चैतन्य। तो ये जो कॉन्सेप्ट हैं, जो धारणाएं हैं, अवधारणाएं हैं, ये राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण से संबंधित हैं, क्योंकि ये केवल एक आदर्श के रूप में है, ये यथार्थ से इनका कोई संबंध नहीं है। अब दूसरी जो विशेषता है परंपरागत दृष्टिकोण की क्या है? नैतिकता और राजनीतिक मूल्यों पर विशेष बल। नैतिकता और राजनीतिक मूल्यों पर विशेष बल। जो परंपरागत राजनीति विज्ञान के अध्ययन का जो परंपरागत दृष्टिकोण है वह राज्य को एक नैतिक संस्था मानता है। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या है? व्यक्ति को नैतिकता के मार्ग पर आगे बढ़ाना। परंपरागत जो अध्ययन दृष्टिकोण है राजनीति विज्ञान का, वह राज्य को एक नैतिक संस्था मानता है और जिसका उद्देश्य क्या है? व्यक्ति को नैतिकता के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ाना। परंपरागत दृष्टिकोण का संबंध मूल्य सापेक्ष अध्ययन से जो राजनीतिक मूल्यों
परंपरागत दृष्टिकोण का संबंध मूल्य सापेक्ष अध्ययन से है, जो राजनीतिक मूल्यों और आदर्शों से जुड़ा हुआ है। जो परंपरागत दृष्टिकोण है राजनीति विज्ञान का, वह मूल्य सापेक्ष है, न कि मूल्य निरपेक्ष, और यह राजनीतिक मूल्यों और आदर्शों से जुड़ा हुआ है। यह बात हमने प्रथम तर्क के अंतर्गत भी देखी थी। अधिकांश परंपरागत विचारक मूल्यों और नैतिकता से प्रभावित रहे हैं। जो परंपरागत विचारक हैं वे मूल्यों और नैतिकता से प्रभावित रहे हैं। उनके विचारों में मूल्यों और नैतिकता की बात दिखाई देती है। उनकी मान्यता है कि मूल्यों से हटकर राजनीति पर हम विचार नहीं कर सकते या नहीं किया जा सकता। तो दूसरी विशेषता क्या है कि यह नैतिकता और मूल्यों पर बल देता है। और कुछ विचारक ऐसे भी हैं, आधुनिक विचारक, जो राजनीति में मूल्यों के महत्व को स्वीकार करते हैं। नहीं कि देखो, परंपरागत विचारकों की बात कर रहे हैं, साथ में कुछ ऐसे विचारक भी हैं जो आधुनिक विचारक हैं, लेकिन राजनीति में मूल्यों के महत्व को वो स्वीकार करते हुए राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण को वे लोग परंपरागत दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं या उसे मान्यता देते हैं। जैसे लियो स्ट्रॉस, माइकल ऑक्सफोर्ड, हन्ना आरेंट इस श्रेणी के विद्वान हैं। ये आधुनिक होते हुए भी परंपरागत दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं, जो मूल्यों और नैतिकता पर आधारित है। तीसरा जो तर्क है वह विशेषता जो है वह है कानूनी, औपचारिक, ऐतिहासिक तथा संस्थागत अध्ययन की प्रमुखता है। जो राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण है अध्ययन का, उसके अंतर्गत कानूनी, औपचारिक, ऐतिहासिक तथा संस्थागत अध्ययन की प्रमुखता है। परंपरागत राजनीति विज्ञान में प्रमुख रूप से राजनीतिक एवं सरकारी संस्थाओं के अध्ययन पर बल दिया गया है। ठीक है, इसमें राजनीतिक संस्थाओं के व्यवहारिक पक्ष की अपेक्षा कानूनी औपचारिक पक्ष को ही प्रमुखता प्रदान की गई है, जिसके कारण इन अध्ययनों की उपयोगिता बहुत अधिक सीमित थी। ठीक है ना। इसमें क्या था, जैसे हम उदाहरण ले राज्य का, तो राज्य का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है, उसके क्या रूप रहे, इस प्रकार का अध्ययन राजनीति विज्ञान में किया जाता है रहा है परंपरागत दृष्टिकोण में। लेकिन वह राज्य कैसे कार्य करता है, उसका क्रियात्मक रूप क्या है, इस बात की उपेक्षा की गई थी परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत। चौथा जो है अपरिष्कृत परंपरागत अध्ययन पद्धतियां। जो परंपरागत राजनीति विज्ञान के अध्ययन का दृष्टिकोण है वह उसकी जो पद्धतियां हैं अध्ययन की वे अपरिष्कृत हैं। जैसे ऐतिहासिक, दार्शनिक एवं कानूनी, ये सारी जो पद्धतियां हैं ये परिष्कृत नहीं है, वैज्ञानिक नहीं है। इनको अपरिष्कृत पद्धतियों की श्रेणी में रखा गया है। इनमें वैज्ञानिक पद्धतियों का अभाव है। परंपरागत राजनीति विज्ञान के अंतर्गत गणितीय, परिमाण, तथ्य संग्रह तथा सर्वेक्षण जैसी वैज्ञानिक पद्धतियों को नहीं अपनाया गया है। ठीक है, जो परंपरागत दृष्टिकोण जो है वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग नहीं करता है अध्ययन में, इसलिए उसकी पद्धतियों को अपरिष्कृत पद्धतियां यहां कहा जा रहा है। और उनमें प्रमुख हैं ऐतिहासिक पद्धति, दार्शनिक पद्धति और कानूनी पद्धति। ठीक है, समझ में आई आपको बात। हम देखते हैं अगली विशेषता परंपरागत दृष्टिकोण की, संकुचित अध्ययन। जो राजनीति विज्ञान का परंपरागत अध्ययन है या दृष्टिकोण है वह संकुचित है, क्योंकि इसका जो अध्ययन है वह पाश्चात्य यानी पश्चिमी राजनीतिक व्यवस्थाओं अर्थात यूरोपीय देशों और अमेरिका तक ही सीमित है। इसका अध्ययन पाश्चात्य देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं तक या यूरोपीय देशों और अमेरिका तक ही सीमित है। इसमें तृतीय विश्व के देशों, तृतीय विश्व में कौन से देश आते हैं, एशियाई देश, अफ्रीकी देश और लैटिन अमेरिकी देश, जो कभी गुलाम थे, जो कभी उपनिवेश थे पाश्चात्य जो शक्तियों के, वे तृतीय विश्व के देशों की जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं उनको इस अध्ययन में उचित महत्व प्रदान नहीं किया गया है। यह केवल पाश्चात्य देशों और अमेरिकी देशों तक ही, अमेरिका तक ही सीमित है। यह दृष्टिकोण केवल उदारवादी लोकतंत्र के अध्ययन तक सीमित है, उदारवादी लोकतंत्र के अध्ययन तक सीमित है, इसलिए इसको संकुचित दृष्टिकोण यहां कहा जा रहा है। और जो अंतिम इसकी विशेषता है वह है परंपरागत दृष्टिकोण क्या है, व्यक्तिनिष्ठ है। हम लोगों ने पढ़ा था ये बात कि ये व्यक्तिनिष्ठ है, वस्तुनिष्ठ नहीं। परंपरागत राजनीति विज्ञान के राजनीतिक सिद्धांत अपने प्रतिपादकों के व्यक्तित्व व दृष्टिकोणों से प्रभावित रहे हैं।
परंपरागत राजनीति विज्ञान के जो सिद्धांत है अपने प्रतिपादकों का जो उनके प्रतिपादक जो थे उनके व्यक्तित्व, उनकी सोच, उनके दृष्टिकोण से प्रभावित रहे हैं। इन पर उनकी सोच की, उनकी विचारधारा की, उनके दृष्टिकोणों की छाप दिखाई देती है। और परंपरागत विचारकों के विचार व्यक्तिपरक और उनकी चिंतन प्रणाली निगमनात्मक रही है। आप लोग दो पद्धतियां होती हैं, आगमनात्मक और निगमनात्मक। आगमनात्मक पद्धति का संबंध आधुनिक दृष्टिकोण से है और निगमनात्मक पद्धति का संबंध परंपरागत दृष्टिकोण से है। तो ठीक है बच्चों, ये परंपरागत दृष्टिकोण जो है राजनीति विज्ञान के अध्ययन का, उसकी प्रमुख विशेषताएं हैं जिसके आधार पर हम पहचान कर सकते हैं कि इसका परंपरागत दृष्टिकोण कौन सा है और उसकी हम आधुनिक जो दृष्टिकोण है राजनीति विज्ञान का उससे तुलना कर सकते हैं और दोनों में अंतर स्थापित कर सकते हैं। आशा है आपको ये बात समझ में आई होगी। इसी अध्याय के किसी एक अन्य और टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।